सुप्रभात छात्रों, आज हम उपन्यास का स्वरूप, तत्व और प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो उपन्यास, कहानी और एकांकी, इन तीनों विधाओं का हमें अध्ययन करना है। तो उपन्यास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उपन्यास जो शब्द है उप और न्यास से मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है रचना, यानी उसको इसका यानी विभाजन कर दिया है। उपन्यास यानी क्या? उप और न्यास। उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है रचना। अर्थात उपन्यास वह है जिसमें उपन्यासकार मानव जीवन की यथार्थ घटनाओं को लेकर कल्पना का जामा पहनाकर एक नवीन रूप में प्रस्तुत करता है। तो यानी उपन्यास में क्या होता है? उपन्यास में मानव जीवन की यथार्थ घटनाओं का वर्णन उसमें होता है। यथार्थ घटनाएं जो है और उसे यथार्थ घटनाओं को यानी रचनाकार यानी कल्पना का यानी जामा पहनाकर उसका या उसको नवीन रूप देने का प्रयत्न कर देता है। उपन्यासकार इसमें मानव जीवन से संबंधित सुखद एवं दुखद किंतु मर्मस्पर्शी घटनाओं को निश्चित तारतम्य के साथ चित्रित करता है। यानी उपन्यासकार इसमें मानव जीवन के सुख तथा दुख इसका मर्मस्पर्शी वर्णन कर देता है। इसमें जो घटना जो होती है वो उसमें सजीवता लाने का कार्य उपन्यासकार कर देता है। वस्तुतः उपन्यास साधारण के लिए लिखा जाता है। उपन्यास जो है साधारण जनता के लिए लिखा जाता है। उसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें उपन्यास में अलंकारिक शब्द भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। उपन्यास में जो कथा वस्तु वह काल्पनिक होते हुए भी जीवन के यथार्थ से ली गई हो। यानी उसमें कथा वस्तु में यानी थोड़ी बहुत कल्पना है, लेकिन वह कल्पना यथार्थ से भाग नहीं जाती है, यथार्थ में उसका चित्रण हो जाता है। इसमें अवान्तर कथाओं के मेल रहने पर भी उसकी मूल कथा का स्वरूप स्पष्ट होता है। यानी वो उपन्यास बृहत होता है, बड़ा होता है। इसमें अवान्तर यानी एक मुख्य पात्र होता है। उसके सहायक के रूप में जो पात्र है वो होते हुए भी उसकी मूल कथा है वो लेखक मूल कथा से भाग नहीं सकता है। उपन्यास को हम गद्यात्मक महाकाव्य भी कह सकते हैं। उपन्यास को गद्यात्मक महाकाव्य भी कहा जाता है। लेखक उपन्यास में जिन विचारों को व्यक्त करता है उसकी दो विधियां है। यानी उपन्यास लिखने की भी दो विधियां है। वह है यानी प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। दो विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में लेखक अवकाश निकालकर स्वयं किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने लगता है। यानी प्रत्यक्ष विधि वहां का चित्रण करने के लिए उस पृष्ठभूमि में या उस मातृभूमि में हमें जाना पड़ता है जिस इलाके की घटना है। उदाहरणार्थ आंचलिक उपन्यास जो होते हैं वो वही पृष्ठभूमि पर लिखे हुए होते हैं। तो वह स्वयं जो लेखक है स्वयं वहीं पे उपस्थित हो जाता है। और अप्रत्यक्ष विधि में वह पात्रों के माध्यम से बोलता है। अप्रत्यक्ष विधि जो है इसमें पात्रों के माध्यम से लेखक बोलता रहता है। प्रायः सफल लेखक अपने प्रधान पात्रों के माध्यम से ही बोलते हैं। कला की दृष्टि से यही विधि उत्तम है, क्योंकि उपन्यासकार को साक्षात उपदेष्टा बनने से बचना चाहिए। जीवन की विविधता का चित्रण करने में उपन्यासकार को जितनी ही प्रखर अनुभूति होगी उतनी ही सफलता मिलेगी। यानी जैसे हम देखते हैं सहानुभूति जिसे होती है वह साहित्य यानी बहुत निखरता रहता है। तो प्रत्यक्ष विधि में यह हमें दिखाई देता है, अप्रत्यक्ष विधि में यह प्रखरता हमें दिखाई नहीं देती है। सहानुभूति की अप्रत्यक्ष विधि में हम कामना नहीं कर सकते हैं,
प्रत्यक्ष विधि में ये हो सकता है। तो उपन्यास के जो तत्व है, तो उपन्यास के तत्व यानी आज हिंदी उपन्यास की रूप रचना पाश्चात्य उपन्यास शिल्प से प्रभावित है। अतः उपन्यास के तत्वों का विवेचन पाश्चात्य उपन्यास शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि उपन्यास का विकास जो हो गया है पाश्चात्य उपन्यासों के धरती पर हो चुका है। भारत में महाकाव्य था, हिंदुस्तान में महाकाव्य नाटक था, लेकिन यह उपन्यास विधा जो है उसका प्रारंभ हम देखते हैं तो पाश्चात्य साहित्य के छाया से ही उसका विकास हो चुका है। पाश्चात्य कथा शास्त्र में उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु, पात्र तथा चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो इसमें सबसे पहले जो है वह कथा वस्तु है। उपन्यास में कथा वस्तु का सर्वाधिक महत्व होता है। पहला तत्व है प्रारंभ नहीं, मध्य नहीं, अंत के बारे में पूछो ही नहीं, ऐसा जैसे कहा जाता है उसी तरह उपन्यास का पहला तत्व जो है वह है कथा वस्तु, और कथा वस्तु महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। जो तत्व रीढ़ की हड्डी के समान सारी घटनाओं को गतिशील बनाता है। जैसे हम मानते हैं अपने शरीर में अनेक अवयव है, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है मनुष्य को मनुष्य कहने के लिए बाध्य कर देता है, क्योंकि मनुष्य चतुष्पदी नहीं है, द्विपदी है। वह 2 पांव पर चलता है, लेकिन उसे 2 पांव पर चलने के लिए साहित्य करने वाली रीढ़ की हड्डी जो है वह महत्वपूर्ण है। उसी तरह कथा वस्तु जो है उपन्यास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। उपन्यास की कथा वस्तु में कार्य कारण संबंध प्रमुख होता है और आगे की घटनाओं का कोई न कोई उचित कारण दे दिया जाता है। उपन्यास का विषय एक सामान्य घटना से लेकर राज्य क्रांति तक हो सकता है। यानी उपन्यास का विषय जो है कोई भी हो सकता है, राज्य घटना हो या सामान्य राज्य क्रांति हो या सामान्य कोई विषय हो, इसे विषय के लिए कोई बंधन नहीं है। तथा एक पशु से लेकर कोई महामानव तक उसका नायक भी हो सकता है, किंतु बिना मौलिकता के उपन्यास की सफलता और महानता स्वीकार नहीं की जा सकती है। उपन्यास की कथा वस्तु इतनी छोटी न हो कि उसमें सौंदर्य उत्पन्न न होने पाए और न इतनी अधिक बड़ी हो कि आगे पढ़ते चले जाए और पीछे का भूलते चले जाए। यानी उसकी कथा वस्तु है वह इतनी भी छोटी नहीं चाहिए और इतनी भी बड़ी नहीं चाहिए कि यानी पढ़ते पढ़ते पीछे का हिस्सा हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा वस्तु का पूर्व निर्वाह प्रारंभ से अंत तक होना चाहिए। कभी उलझने अंत तक पहुंचते पहुंचते सुलझ जानी चाहिए। कथा वस्तु ऐतिहासिक हो या काल्पनिक, किंतु लेखक को न्यूनाधिक में अधिक कल्पना का आश्रय लेकर उसे सहायता बनानी चाहिए। कथा वस्तु जीवन से संबंध किसी भी प्रकार की हो सकती है। कथा वस्तु जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वह राजनीति हो या धार्मिक, साहित्यिक हो या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक हो या पौराणिक, रोमांटिक हो या जासूसी। यानी हिंदी साहित्य में हम देखते हैं पहले यानी जैसे हिंदी साहित्य में उपन्यास का प्रादुर्भाव हो गया, उसी समय अय्यासी, जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों की चलती थी और उसके बाद यानी अय्यासी, तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों के बाद यानी क्या हो गया कि ऐसे राजनीतिक या सामाजिक अलग अलग प्रकार के ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि चंद्रकांता यह उपन्यास जो है, चंद्रकांता उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी ऐसा कहा जाता है। इतना महत्वपूर्ण उसी समय का यह चंद्रकांता उपन्यास माना जाता है। उत्तम कथावस्तु में संगठन, अनुपात, घटनाओं का सहज विकास, रोचकता, गति, स्वाभाविकता, मौलिकता तथा सत्यता के गुण विद्यमान रहते हैं। उपन्यास की कथावस्तु में
मानव जीवन की परिस्थितियों एवं उसकी समस्याओं का ऐसा चित्रण होना चाहिए जो बिल्कुल सत्य हो और यथार्थ होते हुए भी रोचक हो। समाज के आदर्श चरित्रों के माध्यम से उपन्यास में प्रकट होते हैं। जीवन के उत्थान पतन का मनोवैज्ञानिक चित्र उपन्यास की कथा वस्तु में होता है। उपन्यास में चित्रित घटनाएं सीमित रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। सभी घटनाओं में एक श्रृंखला होनी चाहिए जिससे वे समन्वित रूप में एक प्रतीत होती है, यानी उसकी जो घटनाएं जो है एक के बाद दूसरी घटना एक श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। इसमें असंबंध नहीं होना चाहिए। श्रृंखला से हम निकल जाते हैं तो पढ़ने में रोचकता आ जाती है। सामान्यतः उपन्यास की कथा वस्तु प्रत्यक्ष प्रणाली या आत्मकथात्मक प्रणाली अथवा पत्र प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। यानी उपन्यास जो लिखे जाते हैं वह किस प्रकार प्रत्यक्ष प्रणाली के रूप में या आत्मकथात्मक रूप में और पत्रात्मक शैली में, यानी ये उपन्यास लिखने की ये शैलियां है, प्रत्यक्ष शैली, आत्मकथात्मक शैली और दूसरी जो है पत्रात्मक शैली। ऐसे तीन प्रकार से उपन्यास लिखे जाते हैं। तो यानी उनकी तीन शैलियां है। दो उपन्यास लिखने की दो पद्धतियां है, प्रत्यक्ष प्रणाली और अप्रत्यक्ष प्रणाली। यह महत्वपूर्ण बातें उसमें हमें कथा वस्तु में दिखाई देती है। तो उसकी उपन्यास लिखने की प्रणाली जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और इसके साथ साथ उसकी शैलियां जो है प्रत्यक्ष शैली, आत्मकथात्मक शैली और जैसे हम देखते हैं पत्रात्मक शैली, उसकी शैलियां अपनाई जाती है। दूसरा जो तत्व है वह पात्र तथा चरित्र चित्रण। दूसरा तत्व जो है वह पात्र तथा चरित्र चित्रण। उपन्यास में चित्रित घटनाएं जिनसे संबंधित होती है या जिनको लेकर उन घटनाओं का घटित होना दिखाया जाता है वे पात्र कहलाए जाते हैं। यानी जो कथा वस्तु है जिसके माध्यम से वह चलाई जाती है उसे यानी पात्र कहते हैं। पात्रों के बिना कथानक नहीं चलता। उपन्यास का विषय मनुष्य जीवन संबंधी होने के कारण पात्रों का चयन समाज के सभी वर्गों से किया जा सकता है। विविध प्रकृति और प्रवृत्ति के पात्र उपन्यास में होते हैं। समाज में कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते, हर एक में कुछ न कुछ भिन्नता होती ही रहती है। चरित्र चित्रण में इस भिन्नता को स्पष्ट करना उपन्यासकार का कर्तव्य माना जाता है। इस संदर्भ में प्रेमचंद कहते हैं, किन्हीं भी दो आदमियों की सूरतें नहीं मिलती, उसी भांति आदमियों के चरित्र भी नहीं मिलते। जैसे सब आदमियों के हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, मुंह होते हैं, पर इतनी समानता पर भी जिस तरह उसमें विभिन्नता मौजूद रहती है, उसी भांति सब आदमियों के चरित्र में भी बहुत कुछ समानता होते हुए भी कुछ विभिन्नताएं होती है। वही समानता और विभिन्नता दिखाना उपन्यास का मुख्य कर्तव्य होता है। यानी जैसे हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, प्रेमचंद जी ने पात्रों के बारे में कहा है। दो आदमी हैं लेकिन एक जैसे दिखाई देते, लेकिन वे एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें जो भिन्नता होती है वह भिन्नता दिखाना उपन्यासकार का प्रमुख कार्य होता है। यानी हर एक आदमी के कान, नाक, आंख, हाथ, पैर सब कुछ होते हैं, लेकिन एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ऐसे इन भिन्नता को दिखाना उपन्यासकार का कार्य माना जाता है। चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियां प्रचलित है, किंतु मुख्य रूप में वर्णनात्मक प्रणाली और अभिनयात्मक प्रणाली ये दो पद्धतियां प्रचलित है। सामान्यतः चरित्र चार प्रकार के होते हैं: वर्ग प्रधान, व्यक्ति प्रधान, चरित्र प्रधान।
या आदर्श चरित्र और यथार्थ चरित्र। यानी जैसे हमने देखा कि कथा वस्तु दो प्रकार से लिखी जाती है। एक यानी जैसे हम देखते हैं कि कथा वस्तु लिखते समय दो प्रकार से लिखी जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और उसकी शैलियां भी तीन प्रकार की है। उसी तरह यानी चरित्र चित्रण करते समय भी चार प्रकार का यानी उसका चित्रण होता है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं। अगले लेक्चर में अगले बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।